वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12th इंग्लिश के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 इयर्स में जो पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूं। इसके अलावा सीबीएसई के साथ साथ ये वीडियो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी है, हर सब के लिए है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द लास्ट लेसन चैप्टर से। What was the mood in the classroom when M. Hamel gave his last French lesson? जब एम हेमल ने अपना आखिरी लेसन पढ़ाया तो क्लास का क्या मूड हो गया? द मूड इन द क्लासरूम वॉज इमोशनल। सब लोग क्या हो गए? इमोशनल हो गए। बस मैंने एक वर्ड जोड़ा है, when M. Hamel gave his last French lesson. When M. Hamel announced that it was their last French class, जब M. Hamel ने ये वाली बात बताई कि उन लोगों की ये आखिरी क्लास होने वाली है, everyone developed patriotic feeling for their native language, और हर किसी को और ज्यादा प्यार हो गया अपनी नेटिव यानी लैंग्वेज से। What had been put up on the bulletin board? चिल्ड्रन, 2012 में भी पूछा गया है। A notice had been put up on the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया गया, इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर। और एक ऑर्डर जो आए थे बर्लिन से उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था। और वो ऑर्डर क्या थे? विच डिक्लेयर्ड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और उस ऑर्डर के हिसाब से अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे? एल्सेस में और लॉरेन में। अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, how did French react to the declaration that it was their last French class? चिल्ड्रन, हर बार पूछा जाता है, 2013 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया जब फ्रेंच को पता चला कि भाई ये उसकी आखिरी क्लास होने वाली है फ्रेंच वाली? When M. Hamel declared that it was their last French lesson, French got disappointed. जैसे ही M. Hamel ने बताया कि ये उन सबकी लास्ट क्लास होने वाली है, तो फ्रेंच जो है डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने खुद अपने आप से, एज ही हैड स्टिल नॉट लर्न हिज ओन नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि अभी तक उसने अपनी खुद की ही लैंग्वेज नहीं सीखी थी। ही फेल्ट सॉरी फॉर स्किपिंग हिज क्लास, आज उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत सारी क्लासेस बंक की थी, छोड़ दी थी। He also felt an emotional attachment with M. Hamel like other villagers, और जैसा कि दूसरे विलेजर्स को एक सिंपैथी हो रही थी, अटैचमेंट हो रहा था एम हेमल से, क्योंकि उनका आखिरी दिन था, वो जा रहे थे, तो सेम फ्रेंच को फील होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पिक कर रहे हैं चिल्ड्रन, द थर्ड लेवल। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? जो चार्ली है, जो कि इस चैप्टर का नरेटर भी है, वो थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कैसे डिस्क्राइब करता है? चार्ली सेज दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर, वो कहता है जो रूम्स बने हुए थे थोड़े छोटे थे, देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल से छोटे थे। देयर वर लेस टिकट विंडोज, और जो विंडोज टिकट थी जहां पे टिकट मिलती है वो भी कम थी। ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ वर मेड ऑफ वुड, और जो ट्रेन के जो गेट थे और इंफॉर्मेशन बूथ थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने स्टाइल के बने हुए थे। एवरीवन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस, और सब ने, जो भी स्टेशन पे थे लोग, सबने 19th सेंचुरी वाले स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर? क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ली ने को सैम के बारे में क्या पता चला? ठीक है, उस स्टाम्प से और कॉइन से। फ्रॉम द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो स्टाम्प से और कॉइन स्टोर से चार्ली को ये पता चलता है कि उसके दोस्त सैम ने ना पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी है, वर्थ $800। कितने? $800 की। दिस मनी वॉज सफिशियंट टू स्टार्ट बिजनेस इन गेल्सबर्ग, और इतना पैसा काफी था गेल्सबर्ग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? 2010 में भी पूछा गया है, बुकिंग क्लर्क ने मना क्यों कर दिया वो पैसे लेने के लिए? द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज द नोट्स चार्ली हैड गिवन हिम वर ऑफ ओल्ड स्टाइल, क्योंकि वो पुरानी करेंसी के नोट दिए थे उसने, इसलिए उसने वो मना कर दिया लेने से। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन, द टाइगर किंग। क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज? कब और क्यों महाराज ने ये डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में।
The Maharaja had killed 70 tigers and thus the tiger population became extinct in the forest of his kingdom. महाराज ऑलरेडी 70 टाइगर्स को मार चुके थे अपने किंगडम में, जिस वजह से वहां पे जितने भी टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो गए थे. इट वॉज then decided it was then that he decided to get married to a girl in a royal family of state. तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे, ऐसी प्रिंसेस से जिसके स्टेट में, मतलब जिसके फादर के किंगडम में, विच हैड अ लार्जर टाइगर पॉपुलेशन, जहां पे ज्यादा टाइगर होंगे, तो ताकि वो वहां पे शिकार कर पाए. Why did the Maharaja ban the tiger hunting in the state? क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. महाराज ने अपने स्टेट में, अपने किंगडम में टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगा दिया था? द महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. तो उन्होंने एक बैन लगा दिया कि भाई अब वहां पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता टाइगर का उनके अलावा. बिकॉज ही हैड टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे. सो दैट ही कुड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग, ताकि वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनकी जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन पूछा गया है 2014 में, व्हाई डिड महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स? महाराज ने अपना जो मंत्री होता है, दीवान होता है, उसको ये क्यों आदेश दे दिया कि जो टैक्स है वो डबल कर दो. When महाराजा was unable to find the 100 टाइगर to kill. अब हुआ ये कि महाराज ने 99 टाइगर्स तो मार दिए थे, लेकिन 100वां टाइगर मिल ही नहीं रहा था. He was damn angry. तो इससे महाराज बहुत गुस्सा हो गए and he ordered the diwan to double the land tax. ताकि लोगों को भी पता चले कि महाराज गुस्से में है, कैसे भी 100 टाइगर अब अरेंज करो. How did महाराज please a high ranking British official? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में. अब हुआ ये, द महाराजा हैड अनॉयड अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल बाय रिफ्यूजिंग हिम परमिशन टू द हंट. अब महाराज ने गुस्सा दिला दिया था एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल को. आपको पता है इंडिया पे रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो अब महाराज जाहिर सी बात है उससे पंगा भी नहीं ले सकते थे, लेकिन महाराज उसको अलाउ भी नहीं कर सकते थे हंट करने के लिए. लेटर टू मेक हिम हैप्पी ही सेंट अबाउट 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स. उसे खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, 50 डायमंड रिंग्स का एक सेट भेज देते हैं, और उनको लगा था कि उसकी जो वाइफ है वो उसमें से एक चूज रख कर लेगी, लेकिन उसने वो सारी की सारी रख ली थी. तो इस तरह से वो उसको खुश करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन, लॉस्ट स्प्रिंग. क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल्स मेकर्स आर कॉट इन अ विसिशियस वेब? ऑथर ये क्यों कहती हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं, वो लोगों के जाल में फंस जाते हैं, विसिशियस वेब में फंस जाते हैं. द ऑथर सेज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन विसिशियस वेब. पूरा क्वेश्चन से, एज दे फॉल इनटू द विसिशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन एंड द पुलिस. कहने का मतलब यह है, ऑथर ये कह रही है कि भाई यहाँ पे चूड़ी बनी और यहाँ पे हम लोगों ने खरीदी, लेकिन इसके बीच में साहूकार आ गया, पुलिस वाले आ गए, मिडिल मैन आ गए, तो जितना भी जो कमीशन होता है यही लोग खा जाते हैं और बेचारों को इनको कुछ भी नहीं मिलता. What does the writer mean when she says साहिब is no longer his own master? तो पोएट राइटर क्या कह रही हैं जब वो ये कहती हैं कि अब वो जो साहिब है अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. चिल्ड्रन क्वेश्चन आया है 2011 में. साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल. अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है. ही इज नॉट फ्री बॉय नाउ. अब वो फ्री नहीं है. नाउ ही हैज टू फॉलो हिज मास्टर्स इंस्ट्रक्शन. अब उसको अपने मालिक के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं. अर्लियर व्हेन ही वाज अ रैग पिकर ही वाज मास्टर ऑफ हिज विल. पहले जब वो इंडिपेंडेंटली कूड़ा बीनता था, रैग पिकर था, तो उसका मन करेगा तब वो काम करेगा, जब मन नहीं करेगा. बट नाउ ही इज अ सर्वेंट ऑफ अ टी स्टॉल ओनर. लेकिन अब तो वो पूरी तरह से नौकर है उस चाय वाले की दुकान का. हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम? चिल्ड्रन 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन. मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर इन अ ग्लास फैक्ट्री. ठीक है, चाइल्ड लेबर है, बच्चा है और ग्लास फैक्ट्री में बैंगल्स बनाता है. ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक. लेकिन वो बैंगल्स इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, वो मैकेनिक बनना चाहता है. ही डिजायर्स टू गो टू अ गराज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर हिज. तो वो चाहता है कि वो गराज में जाए और काम सीखे किस तरह से गाड़ियों को ठीक किया जाता है. नेक्स्ट, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल?
वाई और वाई नॉट? 2012 में पूछा गया है। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है वर्किंग एट द टी स्टॉल इवन दो ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 800 रुपीज अलॉन्ग विद हिज मील्स। हालांकि उसको 800 रुपए बंधे हुए मिलते हैं और तीनों टाइम का खाना भी मिलता है, फिर भी वो खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम थी अब वो चली गई है। पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, अब यहाँ पे वो नौकर है। नेक्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन आपका डीप वाटर। क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। When Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? जब से ही डगलस ये रियलाइज करते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया? When Douglas realized that he was sinking, he was frightened. वो डर गए। It was then he decided. तब उन्होंने डिसाइड किया to make a big jump, कि वो जैसे ही सरफेस पे जाएंगे एकदम ऊपर की तरफ झटके से जंप करेंगे and come up to the surface, और सरफेस पे आ जाएंगे। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है चिल्ड्रन। सो आई होप आप मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाएंगे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लोगे चिल्ड्रन, तो इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में सारे के सारे चैप्टर्स, सारे जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। Why was Douglas determined to get over his fear of water? क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली 2012 में भी आया है। जो डगलस थे, जो उनका पानी वाला जो डर था, उसके ऊपर जीत क्यों पाना चाहते थे? डगलस वॉज डिटरमिन्ड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही उतारी है। बिकॉज दिस फोबिया हैड ruined हिज फिशिंग ट्रिप। फोबिया मतलब होता है डर। इस डर की वजह से उनके दोस्त जो फिशिंग ट्रिप पे जाते थे, मतलब मछली पकड़ने, वहां पे भी वो नहीं जा पाते थे। मोर ओवर ही हैड ऑल्सो नेवर बीन एबल टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स। अब आप वाटर पार्क जाते हो, कैनोइंग होती है, एक छोटी सी बोट होती है, उसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है यहाँ पे बीच में, है ना, उसमें भी नहीं जा सकते थे। बोटिंग के लिए नहीं जा सकते थे, स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते थे। तो मतलब पानी का फोबिया इतना हो गया था कि पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे थे। What efforts did Douglas make to get over his fear of water? अपने इस डर के ऊपर जीत पाने के लिए उन्होंने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए? क्वेश्चन 2012 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डगलस वॉज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। वो डिटरमिन, उन्होंने ठान लिया कि भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ही हायर्ड अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक स्विमिंग सिखाने वाला जो टीचर था, इंस्ट्रक्टर था, उसको हायर कर लिया। हु अंडरस्टूड द इंटेंसिटी ऑफ हिज फियर। और वो टीचर भी बहुत अच्छा था, वो समझ गया कि इंटेंसिटी मतलब किस हद तक वो डरे हुए थे पानी से। एंड डिसाइडेड नॉट जस्ट टीच हिम हाउ टू स्विम। और उसने न केवल उनको तैरना सिखाया, बट बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ हिम। इतना जबरदस्त स्विमर बना दिया कि अब वो अच्छी अच्छी लेक में भी, बड़ी बड़ी लेक में भी तैर पाते थे। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम चैप्टर जो ले रहे हैं वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखेंगे। हाउ कैन अ विजिट टू द अंटार्कटिका कैन बी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस? क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया है। कह रहा है कि भाई अगर अंटार्कटिका का जो विजिट है वो आपको, एनलाइटनिंग का मतलब होता है नॉलेजफुल, नॉलेजेबल, आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकता है। कैसे? बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम अंटार्कटिका विजिट करते हैं तो हम अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ सकते हैं। A visit there can teach the next generation to understand and value our planet. जो आने वाली जनरेशन है, अगर वो यहाँ पे विजिट करेगी तो वो हम समझ सकते हैं कि हमारे इस प्लेनेट, हमारे धरती माँ की क्या वैल्यू है। अंटार्कटिका विल हेल्प अस टू हेल्प स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस बाय ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अंटार्कटिका हमारी हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग को और अच्छे तरह से समझने में। चिल्ड्रन आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग, कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अंटार्कटिका में जो बर्फ है, जो हमेशा बर्फ रहती थी, वो भी अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अगर हम वहां पे विजिट करेंगे तो हमको एक नॉलेज मिलेगी किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, धरती माँ को, प्लेनेट अर्थ को डिटोरिएट यानी खराब कर रहे हैं। Why is a visit to Antarctica important to realize the effect of global warming? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ जाएगा, 2008 में पूछा है। जो विजिट है अंटार्कटिका का वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज।
अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखना है तो अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। इट इज हियर दैट वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, और यहीं पे आके लोग पिघलते हुए ग्लेशियर्स को देख सकते हैं। दिस इज लाइकली टू रेज द वाटर लेवल्स इन द सी। भाई अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी यहाँ बन जाएगा, और पानी बन जाएगा तो फिर जो वाटर का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। एंड द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच मे लो लाइंग रीजन्स विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर। अब जो लो लाइंग रीजन है, जो नीचे की तरफ है, वो तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे ना, ऐसे शहर, ऐसे कंट्रीज। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम? 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स का जो आइस प्रोग्राम में गए थे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हाई स्कूल्स वाले स्टूडेंट हैं उनको वर्ल्ड की लिमिट समझाई जाए। एंड ऑल्सो इनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट आवर प्लेनेट, और उनको ये भी वैल्यू उनमें इनकलकेट की जाए कि वो हमारे जो प्लेनेट है उसकी रेस्पेक्ट करें, उसको समझें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें। नेक्स्ट चैप्टर है द एनिमी। इन व्हाट कंडीशन वाज द अमेरिकन सेलर व्हेन डॉक्टर सदाव फाउंड हिम? चिल्ड्रन 2013 में भी आया है। जब डॉक्टर सदाव को वो अमेरिकन पर्सन मिला था वो किस कंडीशन में था? व्हेन डॉक्टर सदाव फाउंड द अमेरिकन सेलर ही वाज बैडली वुंडेड, वो बहुत बुरी तरह से घायल था। एंड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मींस वो बेहोश था। ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रेशली व्हेन डॉक्टर सदाव टच्ड हिज वुंड, और जैसे ही उन्होंने उसके घाव को छुआ उसमें से फ्रेश ब्लड बहने लगा। On the right side of the sailor's lower back, Dr. Sadav saw the gun wound. मतलब उसको एक गोली भी लगी हुई थी, उसका भी एक घाव उसके राइट साइड पे था। Who sent a messenger to Dr. Sadav? What for? चिल्ड्रन क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाव के पास मैसेंजर किसने भेजा था और क्यों भेजा था? द ओल्ड जनरल सेंड अ मैसेंजर टू डॉक्टर सदाव। जो ओल्ड जनरल था उसने मैसेंजर भेजा था डॉक्टर सदाव के पास टू इन्फॉर्म हिम द जनरल वॉज इन पेन अगेन एंड नीडेड डॉक्टर सदाव। एक्चुअली जो जनरल था ये बहुत हाई रैंक ऑफिसर था, ये केवल डॉक्टर सदाव पे ही विश्वास करता था अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो उसने अपना एक नौकर, एक सर्वेंट भेज दिया कि जाओ डॉक्टर सदाव को इन्फॉर्म करो कि भैया मेरी हालत खराब हो रही है और उनको बुलाओ। द जनरल प्रेफर टू बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाव ओनली, और जनरल जो है हमेशा प्रेफर करता था कि अपना ट्रीटमेंट किससे करवाए? डॉक्टर सदाव से। हाउ डिड डॉक्टर सदाव प्लान द अमेरिकन प्रिजनर एस्केप? अब वो जो पर्सन उनके यहाँ आया था, जो घायल था, जिसका इलाज करके उसको सही कर दिया था, उसको उन्होंने कैसे बचाया, और एस्केप का मतलब है भागने में कैसे मदद की? 2011 में आया है। डॉक्टर सदाव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिजनर सेफ एस्केप। डॉक्टर सदाव ने पूरी अरेंजमेंट कर दिया कि वो किसी भी तरह से चुपचाप वहां से भाग जाए। द प्रिजनर वॉज मेड टू रो टू अ नियर बाय आइलैंड वेयर नो वन लिव्ड। उसको एक छोटी सी नाव दे दी और उससे वो धीरे धीरे रो करता हुआ, चलाते हुए एक पास के आइलैंड में पहुंच गया जहां पे कोई नहीं रहता था। ऑल द नेसेसरी थिंग्स वर गिवन। अब खाने पीने की और वैसी पट्टी वट्टी और दवाई वगैरह सब उसको दे दिया गया। ही वॉज टोल्ड टू सिग्नल टू फ्लैशेस इफ ही रेन आउट ऑफ फूड, और उससे कह दिया भाई जो उसको लाइट दी थी 2 बार फ्लैश करना, वो सिग्नल होगा कि तुम्हारे पास खाना नहीं है तो हम खाना भेज देंगे। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने उसकी हर तरह से हेल्प की थी। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन द रेड ट्रैप। क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रेड ट्रैप? जो पेडलर था, जो रेड ट्रैप बेचता था, रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी, उसको ये क्यों लगता था ये संसार भी एक रेड ट्रैप है? द पेडलर कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। जो पेडलर है, चूहेदानी बेचने वाला, वो इस पूरे संसार को रेड ट्रैप ही समझता था। जस्ट लाइक अ रैट, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आल्सो गेट ट्रैप्ड इन द नेम ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। जिस तरह से एक चूहा रोटी के लालच में उसके अंदर फंस जाता है, उसी तरह से यहाँ का इंसान भी धन दौलत मकान दुकान इसके चक्कर में फंस जाता है सांसारिक चीजों में। Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? चिल्ड्रन 2010 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडला खुश क्यों थी वो गिफ्ट देख के जो पेडलर ने उसके लिए छोड़ा था? एडला was happy to see that the peddler had not stolen anything from her home. एडला ये देख के खुश थी कि पेडलर ने उसके घर से कुछ भी नहीं चुराया है। इनफैक्ट पेडलर लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर हर, यहाँ तक कि पेडलर ने उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ा है। Adla was happy for the reason that the peddler did not break her trust in him.
और एडला ये भी सोच के खुश थी कि वो जानती थी कि वो एक चोर है, उसने पहले चोरी की है, लेकिन उसको अच्छा ये लगा कि फाइनली वो बदल गया है और उसने चोरी नहीं की और उसने जो एडला का जो ट्रस्ट है ना वो भी नहीं तोड़ा। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? crofter कौन है चिल्ड्रन? एक पुअर फार्मर है जिसके पास केवल एक काऊ थी, है ना, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिसका दूध बेच के वो अपने जीवन यापन करता था। तो वो इतना खुश क्यों हुआ जब वो पेडलर से मिला और क्यों इतनी बातचीत कर रहा था? द क्रॉफ्टर वॉज लोनली, वो अकेला रहता था। ही लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट अ वाइफ, चाइल्ड और एनी कंपेनियन। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में, छोटी सी कुटिया में, ना बिना वाइफ के, बिना बच्चों के, बिना किसी साथी के रहता था। Since he suffered from loneliness, he was extremely happy when he got the peddler's company. क्योंकि वो अकेला रहता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसे किसी की कंपनी मिली कि चलो यार एक दो दिन किसी के साथ रहने को मौका मिलेगा, बातचीत करेंगे। That is why he was so talkative and friendly with the peddler. इसीलिए वो बहुत ज्यादा talkative था और friendly भी था पेडलर के साथ। What made the peddler finally change his ways? वो पेडलर जो चोरी करने लग गया था, बुरे काम करने लग गया था, किस तरह से वो एक बदल गया, उसने अपने पुराने धंधे छोड़ दिए। चिल्ड्रन 2011 में आया। द पेडलर वॉज इम्प्रेस्ड बाय एडलास काइंड ट्रीटमेंट। जो एडला थी उसने जब बहुत प्यार से उसके साथ बिहेव किया, उसको सारा सम्मान दिया, अपने घर में ठहरवाया, तो इसका बड़ा असर पड़ा, उस पर बड़ा इंप्रेस हुआ। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। हालांकि वो जानती थी कि उसकी असली सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी एडला ने उसको एक कैप्टन की तरह सम्मान किया, उसको रेस्पेक्ट किया। दिस अवेकन द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, और इसी वजह से उसके अंदर जो दिल में अच्छाई जग गई। बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो एडला ही वॉज वर्दी ऑफ द ऑनर, और वो भी एडला को ये दिखाना चाहता था कि तुमने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, तुमने जो मेरा रेस्पेक्ट किया है, मैं उसके लायक हूँ, है ना। तो इसीलिए सो ही फाइनली चेंज हिज वेज, इसलिए उसने जो चोरी चकारी और ये सब करता था वो सब छोड़ दिया। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टू हिम? क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी थी जो डेरी को अट्रैक्ट करती है? मिस्टर लैम गिव्स कॉन्फिडेंस टू डेरी, मिस्टर लैम कॉन्फिडेंस देते हैं डेरी को, एंड एनकरेजेस हिम टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और उसको एनकरेज करते हैं कि तुम लाइफ को ना पॉजिटिवली लो। डेरीज लाइफ नाउ हैज अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस, तो उनकी बातों से वो इतना इंप्रेस होता है कि उसकी जो एक कॉन्फिडेंस है वो लौट आता है, उसका एक नया पर्पस मिल जाता है लाइफ में। एंड फॉर दिस ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर लैम मोटिवेशन, और इन्हीं इन सब का जो मोटिवेशन है, इस सब का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मिस्टर लैम को, इसीलिए वो उनसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। व्हाट डिड डेरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम के बारे में डेरी की मदर का क्या सोचना है? चिल्ड्रन 2009 में आया है। डेरीज मदर हैड हर्ड दैट मिस्टर लैम वाज नॉट अ गुड पर्सन। डेरी की मम्मी ने दूसरे लोगों से ये सुन रखा था कि मिस्टर लैम जो है अच्छे इंसान नहीं है। सो शी परसुएड्स डेरी नॉट टू गो टू, तो इसलिए वो उसको समझाती है बेटा उनके पास मत जाओ, वो अच्छे इंसान नहीं है। बट डेरी डज नॉट लिसन टू हिज मदर एंड वंस अगेन गोज बैक टू मिस्टर लैम। लेकिन जो डेरी है वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता और मिस्टर लैम के पास वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? 2011 में आया है। जो मिस्टर लैम है वो अपने घर का जो मेन गेट है वो हमेशा खुला क्यों रखते हैं? मिस्टर लैम ऑलवेज कीप्स हिज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज हाउस, क्योंकि वो किसी को भी रोकते नहीं है, वो सबका वेलकम करते हैं, तो इसलिए वो कभी भी अपना गेट बंद नहीं रखते। ही इज एन एक्सट्रीमली सोशल पर्सन, वो सामाजिक पर्सन है जिसको लोगों से घुलना मिलना पसंद है। एंड इज एवर रेडी टू वेलकम एनीवन हु एंटर्स हिज गार्डन, और उनका जो बड़ा सा गार्डन है वो उसका भी गेट हमेशा खुला रखते हैं। वो कहते हैं आओ सब लोगों का मेरे यहाँ वेलकम है। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज बिट कूल? जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो वो अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं? चिल्ड्रन 2012 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इट गेट्स अ बिट कूल मिस्टर लैम पुल्स डाउन द राइप एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, एक लैडर मतलब सीढ़ी की हेल्प से जो पके हुए एप्पल्स हैं उनको तोड़ते हैं। ही देन मेक्स जेली फ्रॉम them to distribute children, और फिर उन फलों से क्या बनाते हैं, उन फ्रूट से जेली बनाते हैं बच्चों को फ्री में देने के लिए। इन सच अ वे ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी, और इस तरह से वो अपने आप को बिजी रखते हैं। What peculiar things does Derry notice about the old man left?
क्या अजीब सी चीज वो नोटिस करता है डेरी लैम के बारे में? 2012 में आया चिल्ड्रन ये क्वेश्चन। डेरी नोटिसेस दैट ऑल्दो मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स ही हैज नॉट सीन एनीवन विजिटिंग द ओल्ड। डेरी ये देखते हैं, डेरी ये नोटिस करता है कि वैसे तो ये अपने दोस्तों के बारे में बातें करते रहते हैं, पर यार आज तक इनका कोई दोस्त आया तो है नहीं। हु लिव्स ऑल बाय हिमसेल्फ, ये तो बेचारे अकेले रहते हैं। इवन व्हेन ही आस्क्स मिस्टर लैम टू नेम हिज फ्रेंड्स, मिस्टर लैम फेल्स टू गिव हिम एनी नेम। तो जब डेरी पूछता है कि चलो अपने दोस्तों के नाम बताना, तो वो एक भी नाम नहीं बता पाते। देयर आर नो कर्टेन्स एट द विंडोज, उनके जो खिड़कियां हैं उनके घर में, उन पे कोई पर्दा भी नहीं लगा हुआ है। तो मतलब ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं किसको? डेरी को। हु वॉज डेरी, वॉट डिड ही सफर फ्रॉम, डेरी कौन है और वो किस चीज से सफर कर रहा है? डेरी इज अ 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का एक छोटा बच्चा है। ही इज अ विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आफ्टर एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्ड एंड बर्न्ट वन साइड ऑफ हिज फेस। एक्चुअली डेरी का ना गाल का जो एक साइड है फेस पे एसिड गिर गया था और वो जल गया था, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत डरावना और गंदा लग रहा था। तो इसी वजह से वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन, इंडिगो। Why did Gandhi ji agree to planters offer of 25% refund to the farmers? अब गांधी जी 25% वाले रिफंड के लिए रेडी क्यों हो गए? पूरी बात चिल्ड्रन 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है, 2015 में भी आया। अब तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट। गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर ए 50% रिफंड टू द फार्मर्स। भाई गांधी जी ने ये बात रखी कि भैया जो बड़े बड़े प्लांटर्स हैं, आप किसानों को ना 50% रिफंड कर दो, ठीक है। लेकिन लेकिन उन्होंने ऑफर किया कि हम 25% ही वापस करेंगे, 50% नहीं करेंगे। गांधी जी स्टिल अग्रीड टू देयर ऑफर बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। लेकिन गांधी जी फिर भी उनकी बात मान गए, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि बात खाली पैसों की नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट वॉज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर। सबसे बड़ी बात थी कि ये किसानों की जीत हुई। पहली बार जो प्लांटर्स हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो झुक गए हैं छोटे छोटे किसानों के आगे। तो वो यहाँ पे ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि बात सारी पैसों की नहीं है, बात है कि पहली बार हमारी जीत की है। और इसी तरह से अगर हम जीत का सिलसिला बनाए रखेंगे तो बहुत जल्दी ही हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स ऑफ चंपारण? अब चंपारण के जो लॉयर्स थे उनको कैसे वो इन्फ्लुएंस कर पाए? गांधी जी क्रिटिसाइज द लॉयर्स फॉर ओवर चार्जिंग द पुअर पीजेंट्स। अब चिल्ड्रन हो क्या रहा था? ब्रिटिशर्स का ये राज चल रहा था, लेकिन हमारे इंडिया के ही जो बड़े बड़े लॉयर थे वो इंडिया के ही छोटे छोटे फार्मर्स का केस लड़ने के लिए बहुत हाई फीस लेते थे। तो गांधी जी ने यार उनको क्रिटिसाइज किया, यार मैंने तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? तुम अपने ही देश के बिल्कुल गरीब मासूम लोगों से, जिनके घर में खाना नहीं है, उनसे तुम इतनी इतनी फीस लोगे उनका केस लड़ने के लिए। When the peasants were so poor, it was inhuman to charge heavy fees from them. और गांधी जी ने उन्हें समझाया, यार ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना कि यार तुम इतने गरीब लोगों से वो कर रहे हो। तब जाके उनको गांधी जी की बात समझ में आ गई। How were शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस? शुक्ला को और गांधी जी को कैसे रिसीव किया गया राजेंद्र प्रसाद के घर में? 2012 में आया। शुक्ला एंड गांधी जी वर नॉट वेलकम्ड इन राजेंद्र प्रसाद, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। एक्चुअली व्हेन दे विजिटेड राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम, एक्चुअली जब वो घर गए तो राजेंद्र प्रसाद थे नहीं घर पे। सो सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी जी आल्सो अ पुअर पीजेंट लाइक शुक्ला। अब जो घर के जो नौकर चाकर थे उनको लगा कि भैया गांधी जी भी एक छोटे मोटे किसान है शुक्ला की तरह, तो उन्होंने उनको कोई भाव नहीं दिया। और गांधी जी की वेशभूषा भी, गांधी जी धोती पहनते थे, तो इस तरह से मतलब उनको पता ही नहीं चला, वो नहीं समझ पाए कि भाई ये बहुत बड़ा लीडर है। What made the lieutenant governor drop the case against गांधी जी? अब गांधी जी की पावर ये थी चिल्ड्रन कि गांधी जी अपनी बातों से सब में बहुत ज्यादा करेजियस और सबको एकजुट कर देते थे, यूनिटी में ले आते थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो गांधी जी पे केस चलाया वो ड्रॉप क्यों कर दिया? इसी क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर was forced to drop the case against गांधी जी, पूरी लाइन मैंने, because the lawyers had told गांधी जी that they would follow him into jail। जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी बड़े बड़े वकील थे, वो सब गांधी जी के साथ आ गए और उन्होंने ये कह दिया अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो भैया हम भी जाएंगे। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉट टू द मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग हिम टू ड्रॉप द केस।
अब भाई साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा इतने सारे वकील अगर एक साथ हो गए, पता नहीं कौन कौन सी धारा लगाएगा, कौन क्या करेगा, इससे बढ़िया तो यार इस आदमी को छोड़ दो। तो उन्होंने गांधी जी पे जो केस था वो हटवा दिए। हाउ डिड चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प? चंपारण के जो छोटे छोटे किसान थे बेचारे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उनको ये पता चला कि एक महात्मा आया है, यानी गांधी जी की बात हो रही है, उनकी हेल्प करने के लिए। 2014 में आया है। एज द न्यूज ऑफ गांधी जी's अराइवल द पीजेंट्स स्प्रेड, आएगा चिल्ड्रन यहाँ। जैसे ही गांधी जी के आने की न्यूज स्प्रेड हुई, द पीजेंट्स बिगेन अराइविंग ऑन फुट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर चैंपियन। भाई सारे के सारे लोग इकट्ठा होने लगे, नंगे पैरी भागे चले आ रहे हैं ऐसे इंसान से मिलने के लिए जो उनका केस लड़ने आया है, उनके फेवर की बात करने आया है, इसलिए उनको चैंपियन बोला जा रहा है। द लॉयर्स हु हैड रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट आल्सो केम टू ब्रीफ गांधी जी। और वो जो लॉयर्स थे जो उनका केस लड़ते थे छोटे छोटे किसानों का, वो भी गांधी जी से मिलने आए कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे इनका केस लड़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स। What were the positive qualities of Subbu that the writer admired? 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है, ठीक है। इधर 2009 में दोबारा से घुमा फिरा के पूछा जाता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर सुब्बूज इंपॉर्टेंस इन जेमिनाई स्टूडियो, जेमिनाई स्टूडियोज में उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? द राइटर एडमायर्ड सुब्बू एज ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड जीनियस। जो राइटर है वो सुब्बू को इसलिए एडमायर करता था क्योंकि भाई उसमें टैलेंट का कूट कूट के खजाना था। एंड गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनाई स्टूडियोज, ठीक है, एक नए अलग सिरे पे ले गया वो जेमिनाई स्टूडियोज को। सुब्बू न्यू डिटेल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, उसको फिल्म मेकिंग का भी नॉलेज था। एंड वॉज अ गुड एक्टर, वो अच्छा एक्टर भी था, और यहाँ तक कि वो अच्छा एक राइटर भी था। देख रहे हो, फिल्म मेकिंग भी जानता है, एक्टर भी अच्छा है और राइटर भी अच्छा है। इसके साथ साथ ही वॉज फ्रेंडली, लोगों से बड़े प्यार से बात करता था। एंड कंप्लीटली डिवोटेड टू हिज बॉस मिस्टर वॉसन, और अपने बॉस का वो पक्का चेला था, उनकी कभी भी कोई भी बात को नहीं टालता था। तो ये सारे पॉजिटिव क्वालिटीज थी सुब्बू की, जिनको राइटर बड़ा एडमायर करता है। Why was सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो? अब सुब्बू को नंबर 2 का प्लेस पे क्यों माना जाता था जेमिनाई स्टूडियो में? 2009 में भी आया, 2012। भाई सबसे ऊपर तो उसका मालिक होगा, और मालिक के नीचे अगर कोई था तो वो था भाई साहब सुब्बू। मिस्टर वॉसन वॉज द बॉस एट जेमिनाई स्टूडियो, तो मिस्टर वॉसन तो हो गए नंबर 1, वो बॉस थे। एंड सुब्बू हिज राइट हैंड मैन बिकेम द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो, और उनका जो राइट हैंड था, मतलब हर काम सुब्बू के थ्रू करवाते थे वो ही था दूसरे नंबर पे। सुब्बू वॉज, अब देखो मैंने पूरी ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया। सुब्बू वॉज ए मल्टी टैलेंटेड जीनियस था, गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनाई स्टूडियो, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। सुब्बू न्यू डिटेल्स ऑफ फिल्म मेकिंग भी आती थी, गुड एक्टर भी था, राइटर भी था। ही वॉज फ्रेंडली एंड कंप्लीटली डिवोटेड टू मिस्टर वासन, उसका जो बॉस था। Why did the author appear to be doing nothing at Gemini Studios? अब जो ऑथर का काम था एक्चुअली न्यूज़पेपर की कटिंग को काटना था, उसका काम फिल्म मेकिंग से रिलेटेड नहीं था। तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता था यार ये तो खाली बैठा रहता है, इस पे तो कोई काम धंधा है ही नहीं। क्वेश्चन 2011 में भी आया, 12 में भी आया। The author's job was to sit and cut newspaper clippings on a wide variety of subject. बस उसका काम ये था कि बस बैठे रहो और अखबार में जो कटिंग्स आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, उनकी कटिंग को अच्छे से फाइल में स्टोर करना। His job was not directly related to film making. उसका जो काम था वो डायरेक्टली फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ नहीं था एट द स्टूडियो। सो ही अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द जेमिनी, तो इसीलिए दूसरे लोगों को ये लगता था कि भाई ये तो खाली बैठा रहता है, इस पे तो कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरव्यू। चिल्ड्रन क्वेश्चन 2003 में भी आया है और 2005 में भी आया है। क्या है क्वेश्चन देखिए। Why do most celebrity writer despise being interviewed? Despise का मतलब hate, नफरत करते हैं इंटरव्यू देने से। सेलिब्रिटीज इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? What are the views of writers like V.S. Naipaul and Lewis Carroll on interviews? जो सेलिब्रिटीज हैं उनके क्या व्यूज हैं इंटरव्यू को लेके? सेलिब्रिटीज डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज, हेट नफरत करते हैं इंटरव्यू देने से। दे कंसिडर इंटरव्यूज इमोरल, वो इमोरल मानते हैं, मतलब खराब कहते हैं। बिकॉज दे फील इंटरव्यूज डिस्टर्ब देयर प्रिवेसी, उनको लगता है कि उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको वो डिस्टर्ब करते हैं इंटरव्यूज। What was unique and distinctive about Eco's academic friendly style? Eco कौन है? राइटर हैं। उनके academic स्टाइल की क्या स्पेशलिटी थी? 2004 में भी आया। What do you learn about Umberto Eco's distinctive style in his doctoral
डिसर्सन। तो उनके बारे में, उनके स्टाइल के बारे में आपको बताना है 2013। उम्बर्तो इको's academic writing style is personal, है ना, पर्सनली लिखते हैं वो, इनफॉर्मल लिखते हैं और प्लेफुल, आपको मजा आएगा पढ़ने में। He fills his research stories with all the trials and errors. अपनी रिसर्च स्टोरी को भी वो ट्रायल्स एंड एरर के थ्रू लिखते हैं, so that even his research work has the uniqueness. और यहाँ तक कि उनका जो रिसर्च वर्क है ना, उसमें भी आपको एक यूनिकनेस देखने को मिलेगी ऑफ क्रिएटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। Memories of childhood. When did Bama first come to know the social discrimination faced by the people of her community? बामा एक छोटी बच्ची है, एक बार एक बूढ़े इंसान को देखती है कि वो खाना ले जा रहा है और उसको दूर से पकड़ा हुआ है। One day Bama saw an elderly man carrying a small packet that contained some eatables. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, बामा को कब पता चला कि हमारे समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है हाई कास्ट और लो कास्ट को लेके, ठीक है। एक बार उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा जो कि कुछ पैकेट ले जा रहे थे जिसमें कुछ खाना था। ही हेल्ड द पैकेट बाय स्ट्रिंग्स विदाउट टचिंग इट, और उन्होंने बड़े दूर से उसको पैकेट को उस जो तनी होती है ना, जैसे कोई बैग होता है ले जाने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए, है ना, उसमें जो जगह दी होती है उससे पकड़ रखा था। शी थॉट इट वाज समथिंग फनी, तो उनको बड़ा हंसी आई, यार ये इसने कैसे पकड़ रखा है। बट अन्ना, हर ओल्डर ब्रदर, टोल्ड हर दैट मैन वाज नॉट बीइंग फनी एंड ही वाज इन फैक्ट फ्रॉम अ लो कास्ट। तो उनको जब वो ये वाली बात अपने बड़े भाई अन्ना को बताती है, तो अन्ना समझाते हैं कि बेटा इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, वो जो आदमी है जो खाना ले जा रहा था गरीब भी है, प्लस लो कास्ट से बिलोंग करता है, और ये जो हाई कास्ट वाले लोग हैं ये मानते हैं कि हम इनके हाथ का छुआ हुआ खाना खा भी नहीं सकते, इसलिए उसने बहुत दूर से पैकेट को पकड़ रखा था। बिकॉज ऑफ विच ही कुडंट टच द फूड पैकेट, इसलिए वो डायरेक्टली फूड पैकेट को नहीं पकड़ सकता। Why did landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? What was the significance? जो लैंडलॉर्ड आदमी था उसने बामा के ब्रदर यानी अन्ना से ये क्यों पूछा था कि वो कौन सी गली में रहता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 2010 में है। द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क्ड बामा's brother on which street he lived, ये पूरा क्वेश्चन से ही उठा लिया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज कास्ट, वो बस ये जानना चाहता था कि ये किस कास्ट का, लो कास्ट का, हाई कास्ट का है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन अनटचेबिलिटी वाज प्रेवलेंट, जब अनटचेबिलिटी चलती थी, ईच कास्ट लिव्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, हर कास्ट की अलग अलग, यहाँ कुम्हार रह रहे हैं, यहाँ पे नाई रह रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पे छत्री रह रहे हैं, इस तरह से। What did जितकला सा फील when her long hair was cut? 2011 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। जितकला सा को कैसा लगा जब उसके लंबे लंबे बाल काट दिए गए? जितकला सा लॉस्ट हर स्पिरिट, ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस उसने खो दिया। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज अ पपेट, पपेट होता है एक कठपुतली जो कि किस पे नाचती है, आपने देखा होगा रस्सियों पे, तो वो पपेट की तरह फील किया। शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर, और उसको लगा जैसे कि वो इंसान है ही नहीं, वो तो एक जानवर है जिसको एक हर्डर, हर्डर देखा आपने, बहुत सारी भीड़ चलती है उसके पीछे गडेरिया चलता है, और जैसे एक हर्डर उसको ड्राइव कर रहा हो। एंड डेस्परेटली लुक्ड फॉर सम कंफर्ट, और उसको कुछ कंफर्ट चाहिए था, मतलब वो चाहती थी कि काश उसकी मदर उसके पास हो। शी क्राइड अलॉट, और बहुत ज्यादा वो रोई। हाउ डिड जितकला सा ट्राई टू प्रिवेंट द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर, उसने अपने बाल कटवाने से बचने के लिए क्या क्या कोशिश की, 2009 में आया है। शी क्रॉल्ड अंडर द बेड्स एंड हिड हरसेल्फ इन अ डार्क रूम, वो बेड के नीचे घुस गई और अपने आप को एक अंधेरे कोने में छुपा लिया। शी कुड नॉट हाइड देयर फॉर लॉन्ग, लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए वहां नहीं छिप पाई। एंड वॉज सून ड्रैग्ड आउट, और उसे वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। शी रेजिस्टेड बाई किकिंग, उसने लात चलाई, है ना, मतलब पूरी जोर लगाई कि मेरे बाल ना काटे जाएं। एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, है ना, खूब चिल्लाई, चीखी, नाखून से निशान लगा दिए। बट देन शी वॉज टाइड फास्ट, लेकिन बाद में उसको चेयर पे बांध दिया गया। एंड हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वॉज सिंगल, और उसके लंबे काले बालों को काट दिया गया जबरदस्ती। नेक्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन गोइंग प्लेसेस। Why did Sophie like her brother Jeff more than any other person? सोफी को अपना भाई जो जेफ था वो ही सबसे ज्यादा पसंद था दूसरे लोगों से, क्यों? 2010 में भी आया है। फॉर सोफी हर ब्रदर जेफ वाज द ओनली पर्सन हु लिसन टू हर फैंटेसीज, क्योंकि सोफी के लिए वो ही एक अलग ऐसा पर्सन था जो उसकी फैंटेसी सुनता था, मतलब फैंटेसीज मतलब उल्टे सीधे ख्वाब, उल्टे सीधे ड्रीम एंड लॉन्ग ड्रीम। शी ओनली ट्रस्टेड जेफ टू कीप ऑल हर सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ, और वो ये भी जानती थी कि वो जेफ पे, अपने भाई पे ट्रस्ट करती थी कि जो भी बात मैं इसको बताऊंगी
वो इसको सीक्रेट रखेगा, अपने तक रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। What did Sophie tell Geoff about her meeting with Danny Casey? तो सोफी अपने भाई जेफ को क्या बताती है उसकी मीटिंग जो हुई थी डैनी केसी के साथ। क्वेश्चन आया 2010 में। सोफी टोल्ड जेफ दैट शी हैड मेट डैनी केसी। डैनी केसी कौन है? एक बहुत उभरता, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें विराट कोहली कितना फेमस है, तो यहाँ पे बात हो रही है एक बहुत फेमस फुटबॉलर की जिसका नाम है डैनी केसी। वो कहती है मैं उससे मिली थी एज शी वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन द शॉप विंडो। जब वो कपड़े देख रही थी कपड़ों की दुकान पे एक मॉल में, केसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। तो पीछे से जो डैनी केसी है वो आया और उसके बराबर में खड़ा हो गया। जेफ डिड नॉट बिलीव हर। हालांकि जेफ को उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं हुआ। व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? अब सोफी की एक फ्रेंड थी जेंसी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को मेरे बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में, डैनी केसी के बारे में कुछ पता चले। क्यों? 2011 में भी आया है और 2015 में भी। Sophie did not want Jancy to know anything about her meeting with Danny Casey because she knew Jancy was good at spreading rumors. क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था भाई साहब इसको बता दिया ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगी, ये अपने पेट में कोई बात पचा ही नहीं सकती है, ये स्प्रेड कर देगी। टेलिंग एनीथिंग टू जेंसी वाज लाइक टेलिंग द होल टाउन। अगर उसको ये बात पता चल गई तो समझ लो कि पूरे के पूरे टाउन को पता चल गई। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, डैश वॉज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हैमिल के हिसाब से जो बेस्ट लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच या डच। अपने आंसर में आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपको किस किस सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो चाहिए। प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितने लाइक शेयर आएंगे मैं वैसे ही एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बाय बाय।